नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। भारत के संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं। सम्मान और न्यायपूर्ण जीवन जीने का हक सभी को हमारे संविधान ने दिया है। भारतीय न्यायपालिका देश के नागरिकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को न्याय से वंचित रहना पड़ता है। शोषित और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग न्यायालय के दरवाजे तक जाने से भी कतराता है। ऐसे लोगों तक न्याय की पहुंच बढ़े, उन्हें वांछित अधिकार मिले, इसके लिए सरकार लीगल एड यानी मुफ्त कानूनी सहायता देती है। हमारे खास कार्यक्रम आपका कानून में भी हम आपको आपके कानून से रूबरू कराएंगे। क्या हैं आपके अधिकार, कैसे पा सकते हैं आप न्याय, और आपकी मदद के लिए सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं। हमारे साथ होंगे कानून जगत के एक्सपर्ट्स जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे। तो आपका कानून में हर रविवार को हम किसी ऐसे मसले को लेकर आएंगे जिसका सरोकार आपसे है। अगर आपके साथ भी किसी तरह की नाइंसाफी हो रही हो या आपको आपका हक नहीं मिल रहा है, तो हम आपको वो मंच देंगे जहां से आप कानून के जानकारों से सीधे संवाद कर आगे की राह तय कर सकते हैं। इसलिए आप राज्यसभा टीवी से जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल करें, हमारा नंबर है 011-2309-4013 और 011-2309-4014। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aapkakanun.rstv@gmail.com और इसके अलावा YouTube और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे कार्यक्रम में। आज आपका कानून में हम बात करेंगे समाज के उस वर्ग की जिन्हें अपनों ने ही दर्द दिया। उम्र का वो पड़ाव जब उन्हें प्यार, सम्मान और सेवा की जरूरत होती है, तब अपनों ने ही उनकी उपेक्षा की। देश के बुजुर्गों को कभी भावनात्मक स्तर पर, कभी शारीरिक तौर पर और कभी संपत्ति के लिए प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन देश का कानून हमारे बुजुर्गों की सुरक्षा और अधिकार देने के लिए परिपूर्ण है। जरूरत है तो बस आपके जागरूक होने की। इसलिए आपका कानून में आज हम बात करेंगे वरिष्ठ नागरिकों के कानूनी अधिकार की। अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं और किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स पे जो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जो कानूनी तौर पर आपको समस्याओं के समाधान बताएंगे, किस तरह से आप न्याय पा सकते हैं, उनसे आपको मिलवा दूं। स्टूडियो में हमारे साथ कवलजीत अरोड़ा हैं, मेंबर सेक्रेटरी DLSA के। ऐश्वर्या भाटी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट की। और GR गुप्ता हैं, अध्यक्ष दिल्ली वरिष्ठ नागरिक परिषद के। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम आपका कानून में। इससे पहले कि हम आपके साथ चर्चा शुरू करें, बहुत ज़रूरी है कि हम इस समस्या को समझें। सीनियर सिटीजन की सुरक्षा और देखभाल समाज के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। हमारे देश की ताकत हमारी संस्कृति और संस्कार हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में संस्कारों में इतना पतन हुआ है कि हमारे बड़े बुजुर्ग अपने ही बच्चों के हाथों छले जाते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको कुछ ऐसे ही वरिष्ठ नागरिकों से जिनकी देखभाल करने की बजाय इनके संतानों ने इन्हें बेघर कर दिया या किसी वृद्धाश्रम के सहारे छोड़ दिया। सीनियर सिटीजन की सुरक्षा और देखभाल समाज के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। हमारे देश की ताकत हमारी संस्कृति और संस्कार हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में संस्कारों में इतना पतन हुआ है कि हमारे बड़े बुजुर्ग अपने ही बच्चों के हाथों छले जाते हैं, सताए जाते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको कुछ ऐसे वरिष्ठ नागरिकों से जिनकी देखभाल करने की बजाय इनके संतानों ने इन्हें बेघर कर दिया या किसी वृद्धाश्रम के सहारे छोड़ दिया। मुझे कहने लगे यहीं उतर जाओ, यहीं उतर जाओ। मैं कह यहाँ कहाँ उतरेंगे? कहते नहीं, वो 4 सेक्टर है ना रोनी का, ना 4 नहीं 6 सेक्टर। उसने उनका एक और मकान दिया कि आप वहाँ रह लेना। मैं तो फिर मुझे छोड़ा हूँ।
वो छोड़ा ऐसे मुझे सड़क पर नहीं सड़क पर ही छोड़ दिया। अब मैं सोचता था मैं कहाँ जाऊँ। कहते हैं शाम बड़ी सुहानी और सुकून देने वाली होती है। जिंदगी की शाम यानी बुढ़ापे में हर इंसान जवानी की मेहनत और थकान के बाद अपने बच्चों के साथ सुकून भरी जिंदगी की उम्मीद करता है। लेकिन हमारे देश में कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके अपने बच्चों ने इन्हें बेसहारा छोड़ दिया। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। अब यहीं रहना, जब कोई रखने के लिए तैयार नहीं है तो यहाँ रहते। सबको मिस बहुत करता हूँ, बच्चों को, वाइफ को और लड़कियों के बच्चों को। बहुत। जिस उम्र में घर के लोगों के प्यार, स्नेह और देखभाल की जरूरत थी, उस उम्र में ये बुजुर्ग गैरों के साथ जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। किसी को चलने फिरने में दिक्कत है, कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और इलाज की जरूरत है, तो किसी को खान पान में परहेज की जरूरत है। क्या जब ऐसी ही दिक्कतें उनके बच्चों को हुई तो उनके माँ बाप ने ख्याल नहीं रखा? अपनी नींदें गंवाकर रात भर मां जागी तो डॉक्टरों के क्लिनिक के चक्कर बिताने लगाए। फिर क्यों इनके साथ वक्त इतना जालिम हो गया? जो मेरा फर्ज था मैंने सब कुछ किया, उनको पढ़ाया लिखाया। अपने कोई मेरे पास सपोर्ट नहीं थी। ग्रेजुएशन बनाया, इंजीनियर बनाया लड़कियों को मैंने, बी फ्रॉम दी पूना यूनिवर्सिटी, और सबकी शादियां भी की, सबको मकान लेके दिए हुए हैं, अलग अलग गाड़ियां लेके दी हुई हैं, परंतु वो फिर भी। वरिष्ठ नागरिकों के खाने पीने, कपड़े, दवा और इलाज से लेकर हर तरह की जरूरतों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी कानूनी तौर पर बच्चों यानी संतान की है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि समाज के कई लोग इसे भूल जाते हैं। आस ही नहीं रखी किसी, पहले का रखती थी। नहीं, आशा वाशा मैं मुझे चाहिए नहीं, आशा को क्या करूँ। प्रभु ने बहुत कुछ दे दिया है, अब वो इच्छा नहीं है। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया, अब इच्छा नहीं है। अगर ऐसा माता पिता कहें तो ये संतान के लिए, बच्चों के लिए शर्म की बात है। विचलित करती हैं ये बातें हमारे बुजुर्गों का ये दर्द। आइए हम चर्चा में आगे बढ़ें, क्योंकि हम अधिकार की बात कर रहे हैं। पहले भी हमने ये कहा है, अभी भी एक बार फिर से आपको बता दूं, अपील करना चाहूँगी कि अगर आप इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो कॉल करने में बिल्कुल ना झिझकें। हम आपके नाम और पहचान को गुप्त रखेंगे, सीधे हमसे बात करें। यहाँ पर एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। जी.आर. गुप्ता जी, पहले आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि आप भी वरिष्ठ नागरिक हैं और आपके पास दिल्ली आसपास के इलाकों से लोग पहुँचते हैं मदद के लिए। कैसे समाज में ये तब्दीली अचानक से कैसे देखने को मिल रही है कि वृद्धाश्रम में वृद्धों की संख्या बढ़ रही है, घर में उन्हें तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं कि देखभाल के लिए वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ रहा है? इसमें कई कारण हैं। एक तो मेन कारण ये है कि 80s के आसपास, 1980 के आसपास प्रॉपर्टी कीमत हज़ारों में होती थी, आज वो करोड़ों में है। और कुछ वरिष्ठ नागरिकों ने करीब 20-25 साल पहले एज ए लव एंड अफेक्शन वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी। हालांकि मरने के बाद हर माँ बाप चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को मिले, जी, जी। लेकिन उन्होंने और पहल कर दी कि ताकि ये मेरा अच्छी तरह देखभाल करेंगे जब तक मैं जिंदा रहूँगा। लेकिन उन बच्चों ने वो नहीं किया। एक तो कारण ये है। दूसरा कारण है कि जो बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं वो रात और दिन काम करते हैं, सवेरे 8 बजे रात के 8 बजे तक, जी, जी। या इससे ज़्यादा भी, लेकिन उनको समय नहीं मिलता है। एक उनकी अपनी मजबूरी भी है, लेकिन कुछ मजबूरी भी है, कुछ जानबूझ के इग्नोर करते हैं। उनसे वरिष्ठ नागरिक से बातचीत नहीं करना, उनको नेगलेक्ट करना, उनको खाना समय पे नहीं देना। जैसे कोई जॉइंट फैमिली है कि पहले कहीं बच्चों को दे दो, स्कूल में जाएगा, भाई तुम तो यही हो जाओ, डबल रोटी ले आओ, डबल रोटी ला के रखोगे, फिर थोड़ी देर बाद आपको देंगे, जब सब चले जाएंगे तब आपका नंबर आएगा। तो इस तरह से वो भी एक प्रताड़ना है, मैं ये कहूँगा। जी। और इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं कि जो
हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनका, लोग जब बच्चे चले जाते हैं तो किसी पार्क में पड़ जाते थे वहाँ टाइम पास करने के लिए जी। लेकिन ये एक अच्छी पहल कर दी थी शीला दीक्षित जब चीफ मिनिस्टर थी, और वो आज तक पालन हो रहा है उसका। वहाँ रिक्रिएशन सेंटर, मनोरंजन केंद्र बनाए गए, 100 के करीब अभी भी काम कर रहे हैं पूरी दिल्ली में। और हमारा एक हेड ऑफिस बना हुआ है रिक्रिएशन सेंटर का ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में, और वहाँ पर उन लोगों की काफ़ी रिक्रिएशन एक्टिविटीज हम करवाते हैं ताकि उनका पूरा टाइम पास हो जाए और अच्छी तरह से, ताकि उनको ये ना पता लगे कि अभी हमें हमारे बच्चों ने नेगलेक्ट कर रखा है। बिल्कुल, यानी कि समय नहीं दिया जाता। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश कुमार हैं ऊना से। बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी, आप पूछिए, अपनी समस्या यहाँ पर रखिए, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, क्या हम ये बुजुर्ग के भरण पोषण के बारे में नहीं, मेरा तो दूसरा एक कानून के बारे में है कि जो प्रॉपर्टी के बारे में है। जी हेलो जी, सवाल पूरी तरह से रखिए, क्या जानना चाहते हैं आप प्रॉपर्टी से संबंधित? हाँ, मैं प्रॉपर्टी से संबंधित है, मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे लैंड है। हेलो जी, तो लैंड के बारे में हम अगर सिविल केस दायर करते हैं तो उसका स्टे भी लेते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी अगर जोर से वो उसको कब्जा करके रखती है, लेकिन कानून इतना इनफेक्टिव है कि फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है। जी चलिए दिनेश जी, आज हम वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार पर बात कर रहे हैं। आज हमारा पहला शो है, आपने पहले कॉलर हैं आप, हमारे सवाल आपने पूछा है, मैं चाहूंगी कि ज़रूर आपको समाधान इसका मिले। ऐश्वर्या, आप बताना चाहेंगी? नहीं जी, देखिए दिनेश जी, ऐसा है कि जो मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एक्ट है, उस एक्ट की जो धाराएं हैं वो बहुत क्लियर हैं। आपको सिविल कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है उन मामलों में जहां आपकी प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र कर दी हो, गिफ्ट कर दी हो या किसी भी तरीके से दे दी हो आपके बच्चों को या उन रिलेटिव्स को जो आपके इनहेरिटेंस में आते हैं, जिनको आपके बाद में वो प्रॉपर्टी मिलेगी, तो वो आप सीधा जो ट्राइब्यूनल्स बने हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स एक्ट में, उन ट्राइब्यूनल्स में सीधा जा सकते हैं। सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में आपको तब जाना पड़ेगा अगर ये आपने किसी अननोन लोगों के साथ ट्रांजैक्शन किया है जो आपके परिवार या बच्चों में नहीं आते हैं। अगर कोई आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप FIR कर सकते हैं, अगर कोई सिविल केस हुआ है तो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। पर अगर परिवार का मामला है, आपके बच्चों या आपके रिलेटिव्स ने आपको धोखा दिया है, तो आप सीधा इस ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं और इस ट्राइब्यूनल में एक अर्जी देके वो जो ट्रांसफर है वो पूरी तरह खारिज हो जाएगा। और एक राय भी मैं आपको देना चाहूँगी कि कोई भी बुजुर्गों को ये करना चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टी को अगर देना भी हो तो विल बना के दें, बल्कि विल बनाना सब सीनियर सिटीजन्स के लिए ज़रूरी होना चाहिए। उसमें आपको कहीं वकीलों की ज़रूरत नहीं है, एक प्लेन कागज पे आप लिख सकते हैं, 2 गवाह साथ में हो जाएं कि आपके उससे ये होता है कि विल का ऑपरेशनल तब होती है जब किसी सीनियर सिटीजन की डेथ हो जाती है उसके बाद में, तो जीते जी वो पूरी प्रॉपर्टी आपके कंट्रोल में, आपकी ओनरशिप में और आपके पोजेशन में रहती है। जी बिल्कुल, बहुत दिनेश जी, उम्मीद है आपको समाधान मिला होगा आपकी समस्या का। हमारे साथ चित्रा अग्रवाल जुड़ रही हैं दिल्ली द्वारका से। चित्रा जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मुझे अपना क्वेश्चन मिस्टर JR गुप्ता जी से पूछना है जी कि हमारी एक परिचित हैं, सीनियर सिटीजन 80 के करीब आ गई हैं, उनके 2 बेटे हैं जी, वो लोग कोई भी देखभाल करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप कुछ सजेस्ट करिए कि क्या करना चाहिए, कैसे, मतलब वो क्या करें वो? जी JR गुप्ता जी। चित्रा जी, इसका समाधान है ये हमारा मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर एक्ट 2007, इसमें एक अमेंडमेंट हुई है दिल्ली में, एक 19/12/2016 को हुई है और एक 28 जुलाई 2017 को हुई है। उसके तहत जो है कोई भी माता पिता अगर उसके बच्चे उनको परेशान कर रहे हैं तो वो कंसर्न SDM के पास जाए या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाए। जैसे आप द्वारका में रहती हैं तो द्वारका में आपको जहाँ पर SDM का ऑफिस है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बैठते हैं, वहाँ पर एक प्लेन पेपर पर आप एक एप्लीकेशन लिख के दें कि ऐसे जो मुझे ये ट्रीटमेंट हो रहा है, और आपकी समस्या का हल जो है 120 दिन से पहले ही हो जाएगा। और उसमें वो पहले आपकी रिपोर्ट SDM को भेजेंगे, SDM के बाद से उनको फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनको दोनों को बुलाएगा, बहू बेटे को भी बुलाएगा और उनको जो माँ बाप है उनको भी बुलाएंगे और वो ऑर्डर पास कर देगा और उसके बाद DCP जो है पुलिस वाला वो खाली करवा देगा।
जी बिल्कुल। मैं आपके पास आना चाहूँगी कंवलजीत जी, कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। एक अवेयरनेस की भी ज़रूरत है और शायद उस दिशा में डीएलएससी की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। लीगल एड के ज़रिए क्या बुज़ुर्गों को जागरूक करना और साथ ही साथ सीधे से जो समाधान उनको आसानी से मिले, उसके लिए क्या प्रावधान है? अभिलाषा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर इस समस्या को हम सोशल पॉलिटिकल एंगल से देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारी सोसाइटी का थोड़ा सा डिटीरियोरेशन है जी। बिकॉज व्हाट आई फील इज़ कि फैमिली जो है दैट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी, जिससे हमारी सोसाइटी का फैब्रिक बना हुआ है जी। तो जैसा गुप्ता जी पहले बता रहे थे कि इस एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें। कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ तभी बनाया जाता है जब सोसाइटी में उसकी ज़रूरत महसूस की जाती है, फील की जाती है जी। आज से अगर हम 20 साल पहले, 2 डिकेड पहले चले जाएं तो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। हर एक व्यक्ति या घर में कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेके है या कोई नया रिश्ता बनाने को लेके है, तो जो घर के बुजुर्ग होते थे उनसे सलाह की जाती थी। लेकिन ड्यू टू एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज या इसको आप ये कहिए मल्टीनेशनल कंपनीज आने के बाद या अपने प्रोफेशनल कैरियर्स को बनाने के लिए कहीं ना कहीं बच्चे जॉइंट फैमिली से दूर होते जा रहे हैं जी। और जैसे जैसे ये न्यूक्लियर फैमिलीज फॉर्म हो रही हैं तो ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही जी। तो जब इस समस्या को फील किया गया कि कहीं ना कहीं जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, घर के बुजुर्ग जो हैं, वो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हो रहे हैं, उनकी तरफ बच्चे जो उनका फ़र्ज़ है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इस एक्ट की ज़रूरत महसूस की गई और पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास किया 2007 में। इस एक्ट के तहत सारी स्टेट्स को ये अधिकार दिए गए कि वो अपनी स्टेट्स में अलग अलग रूल्स फॉर्मुलेट करें जी। और जैसा आपने मेरे से पूछा कि इसको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर कराने की ज़रूरत है, तो इसमें अवेयरनेस का भी एक प्रोविज़न है। स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन दिया गया कि आप इस एक्ट को लोगों को तक पहुंचाएंगे, उनको अवेयर कराएंगे कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या राइट्स हैं। तो इस एक्ट के तहत जब रूल्स फॉर्मुलेट हुए, दिल्ली गवर्नमेंट ने अलग से फॉर्मुलेट किए, बाकी सारी स्टेट्स ने भी अपने अपने रूल्स इसमें फॉर्मुलेट किए जी। तो इन रूल्स के तहत ट्राइब्यूनल्स का गठन किया गया। जैसा ऐश्वर्या जी ने बताया कि सिविल कोर्ट्स में डेफिनेटली लोगों को जब अपना केस फाइल करते थे तो उसमें फैसला आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि एक प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता था। इस ट्राइब्यूनल के तहत वो सारे प्रोसीजर को समरी प्रोसीजर बना दिया गया और एक छोटी सी इंक्वायरी, अगर आपका जो भी डिस्प्यूट है वो अपने बच्चों के साथ है या उन रिश्तेदारों के साथ है जो आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो जी। तो ऐसा कोई डिस्प्यूट है तो इसको समरी वे में जो ट्राइब्यूनल है वो इसको डिसाइड करेगा, जल्दी से समाधान होगा। उसमें जो सीपीसी में नॉर्मल तौर पे जो एविडेंस लिया जाता है उसको शॉर्ट ड्यूरेशन में, शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को बुलाया जाएगा और उनसे कंसिलिएशन करके और इंक्वायरी करके और इसका जल्दी से समाधान आएगा जी। कुछ और भूमिका भी हम समझना चाहेंगे आपसे, लीगल एड अथॉरिटीज़ जो हैं देश की, उनके बारे में। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ दिशांत पांडे हैं मोतिहारी बिहार से। दिशांत जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी निशांत जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, सवाल पूछिए जी। जी 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 मैडम, मेरा नाम निशांत पांडे हुआ, मैं मोतिहारी बिहार से हूँ जी। मैडम मेरा सवाल है कि जी जी मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस कानून में कोई लीगल एड का प्रावधान है या जैसे कोई फीस अगर। बिल्कुल निशांत जी, हम समझ गए आपका सवाल। हम उस पर ज़रूर आपको समाधान देंगे। लीगल एड के बारे में आपने जानकारी चाहिए, जो आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर हैं वो किस तरह से ऐसे मामलों में आगे बढ़ें कानूनी कार्रवाई के लिए जी। इसमें अभिलाषा जी ऐसा है कि जब हमने अपना संविधान अडॉप्ट किया था, संविधान में के प्रियम्बल में ही ये था कि सारे सिटीजन्स को, हमारी कंट्री के सारे सिटीजन्स को बराबर का कानून न्याय मिल सके जी। तो उसमें बराबर के अधिकार देने का प्रावधान है। बराबर के अधिकार देने के लिए आर्टिकल 39A कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसमें स्टेट का ऑब्लिगेशन था
कि स्टेट ऐसी अथॉरिटीज़ बनाए ताकि लोगों को लीगल एड प्रोवाइड की जा सके। अब जैसे दिल्ली में दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, हमारा काम सिमिलरली जैसे ये मोतिहारी से हैं, तो आपकी स्टेट में भी एक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है जो आपको मुफ्त में कानूनी सहायता प्रावधान कराएगी, उसका उपलब्ध कराएगी, मुहैया कराएगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके तालुका लेवल पे एक अथॉरिटी है जहाँ पे अगर आप जाएंगे और जो भी आपकी समस्या है वहाँ मुफ्त में आपको कानूनी सहायता प्राप्त होगी और आपको एक वकील दिलाया जाएगा। इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ट्राइब्यूनल में आपकी तरफ से कोई लॉयर पेश नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ लीगल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार नहीं है। लेकिन आपके क्या क्या अधिकार हैं या आपको जो पिटीशन फाइल करनी है या आपको जो एप्लीकेशन लगानी है उस ट्राइब्यूनल में, वो ड्राफ्ट करने के लिए आप अपनी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। हमने भी यहाँ दिल्ली में जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं उन ट्राइब्यूनल्स में ही हमने एक अपना लीगल सर्विस हेल्प डेस्क एस्टेब्लिश किया है जहाँ पे हमारा लॉयर बैठता है 10 से 4 बजे तक और जो भी जिस व्यक्ति की जो कानूनी समस्या है वो उसका निवारण करता है। और जो भी वांछित फीस को लेकर भी इनकी क्वेरी थी जी। ऐसा है कि उसमें कोई भी फीस कोई भी लॉयर की जो है वो आपको नहीं देनी है। अगर कहीं पे कोई कोर्ट फीस देने का मामला है या एप्लीकेशन को ड्राफ्टिंग का मामला है या उसकी टाइपिंग को लेके है या पोस्टल चार्जेस भी हैं, ये सब हम जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है ये प्रोवाइड करती है। आपको उसमें कोई पैसा खर्च नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी समस्या बतानी है, आपको उस ऑफिस तक जाना है और आपकी समस्या का निवारण वहाँ मुफ्त में होगा और ये आपका अधिकार है, कानूनी तौर पे आपका अधिकार है। बिल्कुल निशान जी, आप ज़रूर इसमें आगे बढ़ें और जो आपको दिशा बताई है कवलजीत ने उस पर आगे बढ़ें। और एक और अपील करना चाहूँगी, जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम रखिएगा या म्यूट कर दीजिएगा ताकि आप हमें बेहतर ढंग से सुन सकें और जवाब दे सकें। राजेश हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं मुंबई से। राजेश जी क्या जानना चाहते हैं, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोकल सोशल वर्कर हूँ यहाँ का। मेरे एक परिचित हैं, लेडी विडो है, सीनियर सिटीजन। उनके लड़के के साथ में केस चला था एक प्रॉपर्टी के लिए। उनको वहां से जबरदस्ती उनको बाहर निकाल दिया उनके लड़के ने, बेटे ने बड़े। और उसके बाद उनका केस चला, उनको सिटी सिविल से 2 बार ऑर्डर मिला। उसके बाद भी उनके लड़के ने हाई कोर्ट में अपील किया है और वो फाइनल ऑर्डर के लिए रखा हुआ है वो करके जी। और उनको खर्चा पानी भी मतलब उनको जो मतलब उनकी जो वो होनी चाहिए, उनको मेंटेनेंस भी नहीं है, खर्चा वर्चा मिलना चाहिए, वो भी उनको दे नहीं रहा है। उसके लिए क्या राय देंगे? जी ऐश्वर्या। देखिए, वो आपके सवाल से ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी कानूनी प्रक्रिया में जा चुके हैं और उनको ऑर्डर मिल चुका है। वो बेटा अपील में गया हुआ है हाई कोर्ट में, तो इसलिए उस मामले में थोड़ी डिले हो रही है। हाई कोर्ट में अगर एप्लीकेशन लगाएंगे उन महिला की तरफ से कि इसका जल्दी निस्तारण हो, और निस्तारण में अगर देर भी लगे तो जब तक इस मैटर पेंडेंट लाइट एक कंसेप्ट होता है कि जब तक लिटिगेशन चल रहा है तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लिटिगेशन मेंटेनेंस मिला। और क्योंकि इस एक्ट में जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही मतलब शॉर्ट टाइम की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम टाइम इसमें प्रोवाइड किया है कि विद इन 120 डेज। तो आप हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स मेंटेनेंस मिले। देखिए, मैं आगे जाए इससे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू इस एक्ट का देना चाहूंगी अभिलाषा जी। देखिए, ये जो एक्ट आया है 2007 में, ये एक्ट पूरे हिंदुस्तान में लागू है। इस एक्ट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि अगर सीनियर सिटीजन्स को उनके बच्चे या रिलेटिव्स अबैंडन कर देते हैं, मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब सीनियर सिटीजन्स को दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं, सिविल कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है। एक जो उन्होंने फीस का भी सवाल पूछा, मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि कोर्ट फीस अगर सिविल कोर्ट में जाते हैं तो बहुत बड़े अमाउंट होते हैं कोर्ट फीस के, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से कोर्ट फीस लगती है जी। इस एक्ट के तहत आप जब ट्राइब्यूनल्स में जाते हैं सीनियर सिटीजन्स एक्ट में, तो आपको कोई कोर्ट फीस पेड नहीं है। और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ की वहाँ पे हेल्प डेस्क है, तो जो छोटे मोटे कोई नोटरी या इसके चार्जेस होंगे तो वो पूरा पे करते हैं। लॉयर्स वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो इसलिए कोई लीगल फी वहाँ पे नहीं है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज आपको हेल्प कर रही हैं। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और ये है कि सीनियर सिटीजन खुद भी जा सकते हैं। अगर सीनियर सिटीजन की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो जा पाएं,
तो वो कोई अपने थ्रू किसी के भी जा सकते हैं, किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं। कोई एनजीओ जो इस तरह का काम कर रही है वो भी इस तरह की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। तो ये पूरा ही बहुत अच्छा मैकेनिज्म बना है। इस मैकेनिज्म में पूरे हिंदुस्तान में ट्राइब्यूनल्स का सेटअप है और इसको यूज करना चाहिए, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि। और एक और बात बता दूं, इसके जो इसके प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स सिविल कोर्ट में जा ही नहीं सकते। तो आप इसमें चले जाएंगे तो कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं। हर चीज का आपको एग्जीक्यूशन तक का इलाज है, क्योंकि यहाँ ट्राइब्यूनल को ये भी पावर है कि वो जेल भी भेज सकते हैं अगर उनके ऑर्डर्स की वायलेशन होता है, और एग्जीक्यूशन भी प्रॉपरली करवाएंगे। तो ये एक्ट बहुत ही अच्छा एक्ट बना हुआ है, इसको सब सीनियर सिटीजन्स को यूज करना चाहिए। और दिल्ली जो भी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज हैं आपके स्टेट्स की, वो आपकी मदद करेंगी कोई भी एप्लीकेशन फाइल इस एक्ट के जरिए इन्हें राहत मिल पाएगी। जी हाँ, एक और कॉलर हमारे साथ पुणे से जुड़ रहे हैं। पूछिए आप अपना सवाल। हेलो जी। हाँ जी, सुशील कुमार मोरे बोल रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र से। जी, अपना सवाल रखिए सुशील जी। मुझे पूछना है कि ये जो आपने भी सेंटर बताया गया है कि हम मुंबई में है या फिर दिल्ली में है, तो पूरे महाराष्ट्र में अगर कांटेक्ट करना है तो किसे कांटेक्ट करें, कैसे कांटेक्ट करें? जी, मुझे लगता है लीगल एड अथॉरिटी कैसे काम करती है वो बताना बहुत जरूरी है। जी, मैं बताता हूँ सुशील जी। देखिए, ऐसा है कि जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A इंसर्ट किया गया, जिससे सारी स्टेट्स के ऊपर ये ऑब्लिगेशन कास्ट किया गया कि वो हर स्टेट में एक स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करें। तो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ये ऑब्लिगेशन है। सेक्शन 12 के तहत जो लोग भी उसमें आते हैं, उसमें वरिष्ठ नागरिक भी आते हैं, और उसमें उनको किसी भी तरीके की अगर कोई कानूनी समस्या है तो उसका निवारण के लिए आप अपने स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिस में जा सकते हैं। वहाँ पे जैसा ऐश्वर्या जी बता रही थी कि मुफ्त में कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। आपको जो भी आपकी समस्या है उसका मुफ्त में आपको सलाह दी जाएगी। अगर ऐसा लगता है कि कोई केस दायर करने की ज़रूरत है, अगर तो आपका बच्चों के साथ डिस्प्यूट है तो बच्चों के साथ इस एक्ट में आप ट्राइब्यूनल में फाइल कर सकते हैं, सिविल कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन बार है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी सिविल कोर्ट में कोई केस दाखिल करने की ज़रूरत है तो कोर्ट फीस से लेके सब तक वकील की फीस तक आपको कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मुफ्त में कानूनी सहायता और बाकी सारा लिटिगेशन एक्सपेंसेस वो आपकी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी प्रोवाइड करेगी। तो आप जहां भी रहते हैं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको मुफ्त में कानूनी सहायता मिल सकती है। महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी हैं, आप उनके पास भी जा सकते हैं, या अपनी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी के पास जाके और ये सहायता उपलब्ध करवाई जा सकती है। और आपको काउंसलिंग भी मिलेगी कि आपके अधिकार क्या हैं। कॉलर्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश कुमार है हमारे साथ भागलपुर बिहार से। राकेश जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम नमस्कार, मैं इस आपका कानून के सर में धन्यवाद देता हूं, और मुझे एक क्वेश्चन करना है बहुत अच्छी तरह के कि मैं एज ए सलाह लेना चाहता हूं कि मेरे एक दादाजी हैं, वो उनकी उम्र 70 पार हो गई है जी। 2 उनके लड़के हैं और एक लड़के दोनों लड़के बाहर रहते हैं। उनको प्रताड़ित किया जाता है, नित्य नए दिन कुछ न कुछ घटना होते रहती है। उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी, मुझे एक बचपन में मेरी माँ गुजर गई थी, उन्होंने पालन पोषण के लेकर के मुझे एक संपत्ति दे दिया गया था कि वो उसका मालिकाना हक मैं आपको बना देता हूँ। और उसी प्रॉपर्टी को मेरे पिताजी ने अपने छोटे में, यानी मेरे छोटे सौतेला भाई को उन्होंने वो लिख करके दे दिया, और उसको लेकर के कानूनी हक डबल जमीन रजिस्ट्री करके ले लिया था। और प्रताड़ित किया जाता है कि नहीं, ये मेरा संपत्ति है, और मेरे दादाजी को डेली मारपीट, कभी कह देते हैं कि मैं रेप केस लगवा दूंगा, कभी कुछ लगवा दूंगा। इसलिए मुझे परेशानी है, और इसके लिए मैं एक अस्थायी समाधान चाहता हूं, जो कि मैं उनके तरफ से एविडेंस बन के आगे बढ़ा सकूं। जी, आप बताएंगे गुप्ता जी इसमें? जी, आपको जाना पड़ेगा बिहार में, जहाँ पर आप रहते हैं, मेंटेनेंस एक्ट पर बना हुआ है, वहाँ पर एसडीएम के ऑफिस में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में, और वहाँ पर एप्लीकेशन एक फाइल करेंगे आप कि बच्चे हमारे को परेशान कर रहे हैं, तो उसमें इसका समाधान हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और भी चीज़ है, क्योंकि आपने कहा कि प्रॉपर्टी पहले किसी को और को मिल चुकी है, तो उसमें सीनियर सिटीजन को ये राइट है
कि अगर वो जिसको चाहे उसको दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैंने छोटे बेटे को देना है तो वो छोटे बेटे को दे सकता है, बड़े बेटे को दे सकता है। लेकिन इसमें यही है कि अगर कोई ऐसी आपकी अब्यूज़ वाला प्रॉब्लम अगर साइड है इसमें कि अब्यूज़ करते हैं, मारपीट करते हैं, तो उसके लिए निश्चित आप जो है मेंटेनेंस कोर्ट में जा सकते हैं और आपको उसमें रिलीफ मिलेगा आपके पिताजी को, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपसे एक और सवाल मैं जानना चाहूँगी कि हम देखभाल की बात कर रहे थे कि खान पीन दवा, जब उस तरह से प्रताड़ना जब बुजुर्गों को मिलती है, कई बार वो अपनों के खिलाफ नहीं जाना चाहते, बर्दाश्त कर लेते हैं, तनाव में रहते हैं, तो किस तरह से वो जागरूक हों कि नहीं, कहीं तो आवाज़ अपनी उठानी होगी, किसी के सामने तो अपनी समस्या को रखना होगा। अभिलाषा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि दिल्ली में अब्यूज़ के केसेस लगभग 30% हो रहे हैं, 30%। लेकिन 30% में से 20% लोग अपने बच्चों के खिलाफ नहीं जाना चाहते इमोशनल की वजह से जी। लेकिन वो 10% जाते हैं और वो 10% भी हमारे सेंटर में भी आते हैं वो लोग 8-10 लोग, तो पहले हम उनको अमेकेबली सॉर्ट करते हैं, समझा बुझा कर। अमेरिका बताता हूँ कि हम डॉटर इन लॉ को और सन को भी बुला लेते हैं और उसके पेरेंट्स को बुला लेते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई आपको इन माँ बाप ने आपको इतना बड़ा किया, आपकी शादी करवाई, आपको अच्छे ओहदे पे किया, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी आपके खर्चे के उठाने के लिए, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दो। तो कुछ 5% 7% मान जाते हैं। अगर वो 5% साथ में नहीं मानते हैं तब फिर हम क्या करते हैं, जहाँ पर बच्चा बहू और दोनों कहीं से मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो उनके यहाँ फिर हम जाते हैं 4-5 आदमी और वहाँ जा कर के वो कहते हैं कि सीईओ से मिलते हैं, उनके कंपनी के बड़े आदमी को मिलते हैं और वो हमें बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं और वो फिर उनको दोनों को बुलाते हैं कि अभी 2 काम है, या तो इनको अपने पेरेंट्स को अडॉप्ट कर लो और या फिर रिजाइन करके हमारी कंपनी से चले जाओ क्योंकि हमारी कंपनी का नाम बदनाम होगा। क्योंकि ये देश का कानून है कि आपको अपने माता पिता का ख्याल रखना है, उनका देखभाल करना है। एक छोटे से हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर और ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रॉपर्टी से संबंधित जो विवाद होते हैं घर में, उसके लिए उन्हें वरिष्ठ नागरिकों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे और कानूनी समाधान उसके लिए क्या है उसके बारे में भी हमारे एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। नंबर्स हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर, आप हमें कॉल कीजिएगा। आपका कानून जारी है। राज्यसभा का इतिहास कहां से शुरू होता है? राज्यसभा का इतिहास 1919 की मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में निहित है। इसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता था, जिसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को 23 अगस्त 1954 से राज्यसभा कहा जाने लगा। मुहुकुंदा गीता गाय, मुहुकुंदा गीता गाय, आदिवासी समुझाए, मूलवासी समुझाए, अखरा में ही जूटे के जून का हाथी। आप तो आज इतना व्यस्त हो गए हैं, किसी को किसी से बैठने का फुर्सत ही नहीं है, तो कहाँ से एक दूसरे को जानिएगा, किसी का खुशी किसी का गम कैसे जानिएगा, आपसी प्रेम और सौहार्द कैसे बचेगा। जोहार, हम है कि मुकुंद नायक, हमर से मिलू गुप्तगो कार्यक्रम में सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कानून कार्यक्रम में। हम लगातार बने हुए हैं आज वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार पर चर्चा करने के लिए। आपके कॉल्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार है, आप कॉल कीजिए, अपने सवाल रखिए। ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि कैसे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल नहीं की जाती है घर में, चाहे उनके खान पान से संबंधित बात हो, इलाज से संबंधित बात हो। अब एक अहम सवाल है कि प्रॉपर्टी, संपत्ति, वरिष्ठ नागरिकों के साथ होने वाले अन्याय की एक बड़ी वजह प्रॉपर्टी भी है। संपत्ति अपने नाम कराने के लिए उनकी संतान उन्हें प्रताड़ित करती है और कई बार धोखे से संपत्ति अपने नाम भी करा लेती है।
जायदाद और धन के लिए वो अपने माँ बाप पर सितम ढाने से बाज नहीं आते। जिन माँ बाप ने अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों पर न्योछावर कर दी, अपने सुख को भूलकर अपने बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा किया, पाई पाई जोड़कर एक आशियाना बनाया जिसमें वो जिंदगी के आखिरी पल अपने बच्चों के साथ बिताना चाहते थे। उनके अपने बच्चे ही उन पर जुल्म ढाते हैं और कई बार थाने और कोर्ट के चक्कर लगवाते हैं। दिल्ली में रहने वाले सीसी पवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो दर्द इनके बेटे बहू ने दिया वो आंखों में अक्सर छलक जाते हैं। मेरे लड़के से तो ट्रबल मेरे को 96 से है, वो चलता रहा, हमने बर्दाश्त किया और हमने कहा घर में ऐसा होता है। परंतु पहले वाली जो बहू थी उसकी डेथ हो जाने के बाद में, उसका नाम वंदना पवार, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में ज्योत्सना आई। ज्योत्सना के आने के बाद में सारे ट्रबल्स हमारे को शुरू हुए हैं। इन आँखों का सूनापन और कांपते हाथ सब कुछ बयां कर देते हैं। सीढ़ियों पर बैठी ये माँ शून्य में लगातार देखती रहती है। शायद खुद से पूछती हो कि उसकी ममता क्यों हार गई, लेकिन उसके गम को बांटने वाले भी अपने जैसे छले हुए लोग ही हैं। ये हैं सरस्वती देवी। इस माँ की कहानी भी कम दुखदाई नहीं, जिसकी अपनी बेटी ने उसे मकान से दरबदर कर दिया। कि पापा के डेथ के बाद इससे कहा भी गया कि तुझे जहाँ अच्छा लगता है वहाँ कर ले शादी, हमारी अगर नहीं पसंद आ रही तो। पर इस लड़की ने शादी नहीं की और दूसरे छोटे बहन भाई की शादी हो गई। जब छोटी बहन की शादी होने के बाद वो मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगा। हो सकता है कि उसकी शादी नहीं छोटे बहन भाइयों की हो गई है, इस वजह से या अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। अब उसे ये लग रहा था कि मैं अकेली रह गई हूँ, माँ से मैं बस सलूक कर रही हूँ, माँ भी मेरे साथ नहीं रहेगी। और इतना गंद बोलती और मारना, ना पुलिस वालों को बुलाना, रात को दिन को तंग करना, घर से बाहर निकाल दिया। संपत्ति विवाद को लेकर बच्चे अक्सर बुजुर्ग माता पिता पर केस तक कर देते हैं। उनके घर पर कब्जा कर उन्हें तंग करते हैं। कोर्ट के चक्कर लगाना किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के लिए पीड़ादायक होता है। कई मामलों में फर्जी दस्तावेज का सहारा लेकर उनकी संपत्ति पर जबरन अधिकार कर लिया जाता है। विल कराने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है। जिन बुजुर्गों की अपनी संतान नहीं, उनके उत्तराधिकारी भी उनकी संपत्ति की लालच में देखभाल का वादा तो करते हैं, लेकिन बाद में मुकर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आइए चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। ऐश्वर्या, पहले आपके पास आना चाहूँगी। ऐसे मामले जहाँ पर संपत्ति के विवाद होते हैं बच्चों के साथ, एक सीधे तौर पे सभी के जहन में होता है कि माँ बाप का जो जायदाद है उसमें हमारा अधिकार है। ये लोगों के दिमाग में होता है कि ये हमारा कानूनी अधिकार है। लेकिन माँ बाप के कानूनी अधिकार क्या हैं? आप उसके लिए कब ये कहें कि आप डिजर्विंग हैं उस प्रॉपर्टी के लिए, ये इसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। क्या कहता है हमारा कानून? ये मुझे लगता है ये समझाना बहुत ज़रूरी है। जी देखिए अभिलाषा जी, कानून बहुत क्लियर है। वो ये कहता है कि अगर कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो मेरी खुद की अर्जित प्रॉपर्टी है, तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को जो मैं चाहूँ जैसे, जिसको जैसा देना चाहूँ वैसे कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को दूँ, बाहर वालों को दे सकते हैं, परिवार के अंदर, परिवार में एक बच्चे को बेदखल करके एक को सारी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। बिल्कुल आप आप चाहें तो एक ट्रस्ट के नाम भी कर सकते हैं। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे आपका 100% अधिकार है, जो आप चाहें उस तरीके से करें। दूसरी बात मैं बताऊं कि जिस तरह से ये एक्ट है, सीनियर सिटीजन्स एक्ट ऑफ 2007, ये भी एक रेमेडी प्रोवाइड करता है कि अगर फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर्स हुए हैं तो उन ट्रांसफर्स को उनको रद्द कराया जा सकता है एक एप्लीकेशन देके इसी कानून के अंतर्गत। इसमें यहाँ तक भी प्रावधान है कि अगर बच्चों को नहीं और किसी और को वो प्रॉपर्टी चली गई जिस प्रॉपर्टी से उस सीनियर सिटीजन का मेंटेनेंस होना था, तो जिसके पास वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है उसको वो मेंटेनेंस का, उसकी ड्यूटी और उसकी लायबिलिटी मेंटेनेंस की कंटिन्यू रहेगी, चाहे उसके फेवर में वो ट्रांसफर हो गई। मतलब अगर आप प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहे हैं तो आपको उसके ओनर का ख्याल रखना है। बिल्कुल, अगर आप प्रॉपर्टी एंजॉय कर रहे हैं तो उसका आपको ख्याल रखना है। और ये वो ट्रांसफर अगर गलत होता है तो अगर सीनियर सिटीजन जाके एक एप्लीकेशन फाइल करें तो वो ट्रांसफर, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो पावर ऑफ अटॉर्नी हो, चाहे सेल डीड हो, चाहे कैसे भी आपने दी हो, वो पूरी तरह से रद्द हो सकती है। एक बात मैंने पहले भी कही थी कि हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि अपनी प्रॉपर्टी का विल बनाना चाहिए। हमें वसीयत करनी चाहिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर
क्योंकि वसीयत जब होती है वो लागू होती है इंसान के जाने के बाद में। तो आप जीते जी उसके पूरे ओनर रहते हैं, पूरे आपके पोजेशन में रहता है, पूरे आपके कंट्रोल में रहता है, और आप चाहें जिसको दे सकते हैं। तो हर इंसान को एक वसीयत बनानी चाहिए और उस वसीयत को रजिस्टर करवा के बस 2 विटनेस बन करके अपने पास रख लेना चाहिए। वसीयत बनवाने के लिए भी कई बार दबाव डाले जाते हैं, तो उसमें भी यही है कि आपने एप्लीकेशन में अगर दिया कि विल में जो पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वसीयत तो जो लास्ट वसीयत होती है वही फाइनल होती है। वसीयत अगर बना दी है और अगर आप चाहें कि कल उसको बदलना तो आप चाहें जब बदल सकते हैं। तो वसीयत पे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब तक जिंदा हैं तब तक आप चाहें जो अपनी वसीयत बना सकते हैं। उसमें खाली एक चीज की जरूरत है कि 2 विटनेस होने चाहिए। उसका रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी नहीं है, 2 विटनेस होने चाहिए। उन विटनेसेस के सामने आपने रजिस्टर वसीयत बनाई होनी। आपकी इच्छा, वसीयत मतलब विल मतलब आपकी जो इच्छा है आप उसमें लिखे जा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी, पूरी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। कोई उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट तक के इसके फैसले आ रखे हैं कि उसमें कई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस के लोगों ने केस किए कि एक ब्रदर ने बोला कि सारी प्रॉपर्टी बहन को दे दी या सारी प्रॉपर्टी एक भाई को दे दी और सबको इक्वली नहीं बांटी। इक्वली बांटना कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको जरूरी है। वो एंसेस्ट्रल जमीन पे है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका डिविजन होना जरूरी है। पर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को किसी का कोई अधिकार नहीं है उस पर। जिसकी अर्जित प्रॉपर्टी है वो चाहे जो कर सकता है। बहुत अहम जानकारी आपने ऐश्वर्या दी है। एक कॉलर हमारे साथ राजेश जुड़ रहे हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। राजेश जी पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। राजेश जी हम सुन पा रहे हैं आपको, पूछिए अपना सवाल। जी मेरा प्रश्न ये है कि क्या बुजुर्गों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है जिससे हमें मुफ्त में कोई कानूनी सहायता चाहिए हो और हम ले सकें। और दूसरी बात यह है कि हमारे बच्चे तो विदेश में हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी मैं मुफ्त कानूनी सहायता लेके कोई मुकदमा डाल सकता हूँ, या मेरे घर आके मुझे कोई ऐसा कानूनी सहायता दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? ये प्रश्न है मेरे। जी बिल्कुल, आप इस पर जवाब। जी कंवल जी आप बताइए। राजेश जी देखिए, आपका पहला सवाल ये था कि कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप कॉल करके और जो आपकी समस्या है वो आप पूछ सकते हैं, या उसके निवारण के लिए क्या क्या प्रावधान है कानूनी, वो आप जानना चाहते हैं। तो एक दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का हेल्पलाइन नंबर है 1516 1516। इससे आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। तो ये कॉल जो है वो हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, हमारे यहाँ पे पैनल लॉयर्स हैं, वो इस कॉल को मैन करते हैं। और वो जब भी आप कॉल करेंगे 24/7 है, जब भी आप कॉल करेंगे तो आपकी जो भी समस्या है ये उसका निवारण करेंगे। आपको बताएंगे कि कानून में क्या क्या प्रावधान हैं जिनके तहत आपकी समस्या का निवारण हो सकता है। आपका दूसरा सवाल ये था कि अगर आपके बच्चे इंडिया से बाहर हैं तो उनके खिलाफ भी आप मेंटेनेंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इस एक्ट में प्रावधान है, अगर आपके बच्चे इंडिया से बाहर हैं तो भी आप केस फाइल कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं ट्राइब्यूनल में, और उनको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ये उनका कानूनी तौर पे उनका फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी है और आपका राइट है। इसके अलावा एक चीज़ आपने और पूछी थी कि बच्चों को उस चीज़ को एनफोर्स कैसे किया जाएगा। इस एक्ट में ही प्रावधान है कि अगर ट्राइब्यूनल पास कर देता है कि इतना मेंटेनेंस आपको दिया जाना चाहिए और वो बच्चे 30 दिन के अंदर वो मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो उनको जेल भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंगली एक्ट में पूरे प्रावधान दिए गए हैं। सिर्फ ट्राइब्यूनल में एक पिटीशन फाइल करना है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप किसी को ऑथराइज कर सकते हैं। और इस एक्ट में ये भी प्रावधान है कि कोई एनजीओ का रिप्रेजेंटेटिव भी आपके बिहाफ पे वो पिटीशन दाखिल कर सकता है। और एक बार फिर मैं दोहरा दूं, जो आपने हेल्पलाइन नंबर बताया 1516, इस पर आप डायल करें, आपको पूरी कानूनी सलाह दी जाएगी, क्या आप कर सकते हैं रेमेडी के लिए, समाधान पाने के लिए, वो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। एक और कॉलर हमारे साथ प्रिया जुड़ रही हैं जम्मू से। प्रिया जी पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? जी मेरा एक सवाल है कि हमारी नोन में एक लेडी है, जब तक उनके अभी कुछ टाइम पहले उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, जब तक उनके हस्बैंड जिंदा थे तो उनके जो बेटे थे उनका कोई रख रखाव नहीं करते थे, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, बट हाँ उन्हीं के घर में रहते थे। इनफैक्ट एक बेटा उनका बाहर था। और जैसे उनके हस्बैंड की डेथ हुई, वो जो मतलब लेडी है वो मेंटली फिट नहीं, उनको एल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया है, तो उस वजह से उनको कोई कुछ मतलब पता नहीं, और अपना रख रखाव उनकी बेटी करती थी। पर जब से उनके हस्बैंड की डेथ हुई है तो उनके बेटों ने अपनी बहन का अपनी मतलब मदर से मिलना जुलना बंद कर दिया है, और जितने भी कुछ कागज
वगैरह जो कुछ भी है, मतलब उनको कुछ नहीं पता। तो हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए फर्दर कि मतलब जिससे वो बेटी अपनी माँ से मिल सके एटलीस्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रिया। आप अगर आसपास भी अपने सीनियर सिटीजन्स को देख रहे हैं किसी कष्ट में, किसी दुख में, तो उसके लिए आवाज़ उठाना हमारी सामाजिक तौर पे जिम्मेदारी बनती है। ऐसे भी कई मामले होते हैं जिसमें ऐसी स्थिति में नहीं होते वो कि कोर्ट में जाएं या अपने अधिकार के लिए लड़ें, तो क्या उनके लिए क्या रेमेडीज़ हैं? रिया जी, जैसा अभिलाषा ने आपको धन्यवाद दिया, मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि आपके अराउंड ये जो भी हम आज बातचीत कर रहे हैं राज्यसभा टीवी के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, वो सिर्फ हमारे अपने लिए नहीं है, हमारे आसपास जुड़े हुए जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी तरीके की सहायता की ज़रूरत है, अगर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, हम देखते हैं कि वो किसी समस्या में हैं, तो ये हमारा कानूनी तौर पे, हमारा संवैधानिक तौर पे, हमारा फ्रेटर्निटी के तौर पे हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद करें। तो धन्यवाद एक बार दोबारा देना चाहूँगा आपको इस सवाल को पूछने के लिए। देखिए, ऐसा है कि अगर उनके बच्चे, जैसा आपने बताया कि वो उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उनके बच्चे उनसे मिलने नहीं आते, जैसा मैंने पहले बताया कि इस कानून की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे हम सबको एकजुट होके, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपने बुज़ुर्गों की, अपने पेरेंट्स की हम रख रखाव करें, उनका हर तरीके से देखभाल करें। लेकिन अगर ये नहीं किया जाता तो मजबूरन हमें कानून भी बनाना पड़ता है और उस कानून की सहायता भी लेनी पड़ती है। तो इस कानून के तहत उस ट्राइब्यूनल में आप भी उन महिला की तरफ से एक पिटीशन दाखिल कर सकती हैं जिसमें उनके बच्चों को उनको मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी जहाँ तक आपने ये बात बताई कि उनके बच्चे उनसे मिलने नहीं आते, तो ये एक ऐसा समस्या बन जाती है कि कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं कर सकती है। कोर्ट ये नहीं कह सकती कि उनको जाके वो रेगुलर तौर पे मिलें या उनसे प्यार से बात करें, लेकिन जहाँ तक भरण पोषण उनको मेंटेन करने की बात है, मेंटेनेंस की बात है, तो मेंटेनेंस के लिए ट्राइब्यूनल ज़रूर ऑर्डर पास कर सकती है और उसको एनफोर्स भी करवा सकती है। अगर वो उसको पेमेंट नहीं करते हैं तो उनको सजा का भी प्रावधान है। केयर सेंटर भी ले जाया जा सकता है। इसमें रिया जी ऐसा है कि इस एक्ट के तहत सारी स्टेट्स के ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं सेक्शन 19 के तहत कि ओल्ड एज होम्स बनाए जाएं। उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, जैसा जे.आर. गुप्ता जी भी बता रहे थे कि दिल्ली में तकरीबन 100 के करीब केयर सेंटर्स हैं। वैसे सभी स्टेट्स में, सभी स्टेट्स में, ऐसे सभी स्टेट्स में हैं। तो हमने दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से भी एक ईस्ट दिल्ली एरिया में कस्तूरबा नगर में एक स्वाभिमान परिसर बनाया है। वो स्वाभिमान परिसर एक डे केयर सेंटर है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जहां हमारे पास 1500 के करीब सीनियर सिटीजन्स रजिस्टर्ड हैं। वो डेली वहां पे आते हैं, सारा दिन बैठ के आपस में बात करते हैं। उनके लिए गेम्स का प्रावधान है वहाँ पे। उनके लिए हमने लोकल पुलिस से एक हेल्प डेस्क है, वहाँ लोकल पुलिस का एक व्यक्ति सारा दिन वहाँ पे मौजूद रहता है कि अगर किसी की कोई ऐसी समस्या है जो पुलिस के रिलेटेड है तो वहीं पे अपनी रिपोर्ट लॉन्च कर सकते हैं। आप भी बिल्कुल इसी तरह जम्मू में भी आप पता कर सकती हैं और वहाँ इन्हें आप ज़रूर लेकर जाइए पूरी सहायता के लिए। देखभाल की हम बात कर रहे थे, बुजुर्गों के साथ होने वाले बुरे बर्ताव में उनकी देखभाल के प्रति उदासीनता, लापरवाही और पक्षपातपूर्ण रवैया के अलावा कई बार ये सब कुछ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें शारीरिक तौर पर भी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। उनके साथ बेहद अमानवीय सलूक किए जाते हैं जो किसी अपराध से कम नहीं होता। सीनियर सिटीजन के साथ होने वाले अन्याय का ये रूप बेहद क्रूर और दर्दनाक है। असहाय और लाचार बुजुर्गों के साथ कई तरह के अपराध होते हैं। घर पर उनकी संतान उन्हें भला बुरा कहते हुए उनके साथ गाली गलौज तक करते हैं। बुजुर्ग माता पिता से बात न करना, उनकी उपेक्षा करना भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। इसके अलावा ताना मारना, उलाहना देना भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में है। कई बार उन्हें कमरे में नजरबंद कर दिया जाता है और भूखा भी रखा जाता है। बुजुर्गों के साथ शारीरिक प्रताड़ना के भी गंभीर मामले सामने आते रहते हैं। उनके साथ मारपीट की जाती है। अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा भी एक समस्या बन जाती है। कई बार संपत्ति या पैसों के लिए साजिश के तहत उन पर हमला भी कराया जाता है। धन दौलत की चाह में सीनियर सिटीजन की हत्या के कई जघन्य अपराध देखने को मिले हैं।
बुजुर्गों के साथ होने वाले घरेलू हिंसा या धन के लालच में की गई हत्याओं के मामले बीते कुछ सालों में काफी बढ़ गए हैं। ये हालात गांवों के मुकाबले शहरों में ज्यादा चिंता का विषय बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ये सवाल हम सभी के लिए हैं, पूरे समाज के लिए सवाल है कि उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल के लिए हम अपने आप को कितना संवेदनशील बना सकते हैं। जे.आर. गुप्ता जी, जो एक अहम बात है कि कई बार तो उनके साथ मारपीट होती है, गाली गलौज देना, ताने मारना, ये सभी घरेलू हिंसा का जो हिस्सा है। क्या इनके पास ऐसे में आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है, कैसे ये आवाज़ उठाएं, पूरी बात बताएं हमें। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि बहू बेटे पर तो ओपनली इल्ज़ाम लगता ही है, लेकिन इसमें बेटियां भी कम नहीं हैं। आप हैरान रहिए सुन के बाद जी। मैंने 2 केस मैरिड डॉटर के किए हैं, लाजपत नगर का और एक मालवीय नगर का जी। वो दोनों ही विडो थी, तो उन्होंने उसको ग्रैब कर लिया और ग्रैब करके फिर वो हमने दोनों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू उन्होंने ऑर्डर डिसेंट पास कर दिया, मतलब बेटी के फेवर में कर दिया। उसके बाद हमने डिविजनल कमिश्नर को अपील करी, उसमें हमें रिलीफ मिला और वो लाजपत नगर का मकान भी खाली हो गया और मालवीय नगर का भी हुआ। दोनों लेडीज ठीक रह रही हैं अभी तक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं इसमें और भी काम हो रहा है बहुओं की तरफ से। वो सीनियर सिटीजन के ऊपर रेप का चार्ज लगा देते हैं, उसके उंगली हाथ चलते नहीं है, वो रेप का झूठा कि अगर आप प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर करोगे तो मैं तुम्हारा रेप, ये कई केसों में लगाया गया है। लेकिन वो फिर हमने उसको जा करके कंसर्न मैजिस्ट्रेट कोर्ट से उसे वो करवाया, क्लियर करवाया। तो मेरा मतलब है कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं फॉर दी कि प्रॉपर्टी मुझे ग्रैब करनी। इस तरह के मामलों में जहाँ के आपराधिक किस्म के जो मामले हैं, उसमें हमारी पुलिस सहायता के लिए कितनी आगे आती है? सिर्फ हेल्पलाइन नंबर ही नहीं, लेकिन अगर वो थाने भी पहुंच जाए किसी भी तरह से, पड़ोसी की मदद से, किसी की मदद से, तो कैसे उनका मामला टेकअप होता है? देखिए अभिलाषा जी, इसमें हम लोग दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो रेगुलर बेसिस पे दिल्ली पुलिस के साथ हम वर्कशॉप्स करते रहते हैं। हम उनको सेंसिटाइज करते हैं रिगार्डिंग द केसेस ऑफ सीनियर सिटीजन्स, कि ऐसे सीनियर सिटीजन्स के अगेंस्ट कोई भी ऐसे एलिगेशंस हों या वो अगर विक्टिम ऑफ ऑफेंस हैं, जैसा कि जे.आर. गुप्ता जी बता रहे थे या जैसा आप पूछ रहे हैं कि घरेलू हिंसा, चाहे वो बच्चा लड़का है, चाहे बहू है, चाहे अपनी बेटी है, अगर वो उनके साथ किसी किस्म की घरेलू हिंसा करते हैं तो पुलिस को हम रेगुलर बेसिस पे सेंसिटाइज करते हैं। उनके ऑफिसर्स के साथ रेगुलर बेसिस पे हमारा इंटरेक्शन रहता है। हमारी जुडिशियल एकेडमी में भी हम रेगुलर बेसिस पे उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं कि ऐसे केसेस में आप सेंसिटिवली उनको डील करें, उनसे बात करें। और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो अहम बात है, वो ये है कि जब भी किसी सीनियर सिटीजन के साथ उनके घर में ऐसी प्रताड़ना होती है तो उनके लिए ये इतना मुश्किल हो जाता है कि खुद जाके पुलिस में बताना या अपने किसी आसपास अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी परिचित को बताना, बिल्कुल बंधक भी बनाया जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के रिक्रिएशन सेंटर्स या समाज में ऐसे सेंटर्स बनाए जाएं जहां बैठ के उनकी काउंसलिंग की जा सके, उनसे उनको कंफर्ट किया जा सके। जब आप उनको कंफर्ट करेंगे तभी वो बताना शुरू करते हैं कि उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बाहर आकर वो बात कर सकें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनका सवाल ले लेते हैं। दीपक हैं हमारे साथ राजस्थान से। दीपक जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम नमस्कार, मैं यूँ पूछना चाहता हूँ कि ये एक्ट जो है 2007 में लागू हुआ है ना, तो लगभग 12 साल अपने को इस एक्ट को लागू हुए हो गए, लेकिन अभी तक धरातल स्तर पर मैडम अभी तक कोई जैसे ब्लॉक स्तर पर कोई शिकायत करनी हो तो कोई अवेयरनेस नहीं या कोई प्रोग्राम है इस एक्ट में जिसके तहत हम लोग शिकायत कर सकते हैं। और नंबर 2 मेरा क्वेश्चन मैडम ये है कि जैसे जो मतलब बुजुर्ग माता पिता है तो उनके जो लड़के होते हैं सामान्य से वो ये कहते हैं कि भाई हम लोग इसको ओल्ड एज हाउस में भेजना चाहते हैं, तो जो लड़की होती है वो अपने ब्रदर्स को कहती है कि नहीं मेरे माँ बाप को मत भेजो, तो वो जो भाई है वो अपनी बहन को कहता है कि आप हमारे पर्सनल मैटर्स में इंटरप्ट मत करो। तो क्या उनकी लड़की भी ये कर सकती है मैडम कोई शिकायत वगैरह इस एक्ट के तहत? बिल्कुल ऐश्वर्या, यहाँ बेटियों की बहुत अहम भूमिका की बात हो रही है दोनों ही स्थिति में, जहाँ उनकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ पर भी, केस में भी। जी देखिए, बेटियों की ड्यूटीज़ और अधिकार दोनों ही उतने ही हैं जितने बेटों के हैं, इस एक्ट में भी है। उसके अलावा प्रॉपर्टी के भी जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं वो इक्वल हैं, चाहे वो मैरिड डॉटर हो चाहे अनमैरिड डॉटर हो। जहाँ पेरेंट्स अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते वहाँ पे बेटा और बेटी दोनों का अधिकार और दायित्व पूरी तरह बनता है और उनको करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक कोई भी कानून को
और पुख्ता बनाने की बात है, कानून है, लेकिन ये एक समाज की प्रॉब्लम है। जब तक हम अपने बुजुर्गों को एज लाइबिलिटीज देखेंगे तब तक हम उनकी उपेक्षा करते रहेंगे समाज की तरह, और अगर हम उनको एसेट्स की तरह देखना शुरू कर देंगे। राजस्थान की एक छोटी सी कहानी है कि राव जोधा जब अपना घर बार सब छोड़ के और लड़ने के लिए निकले तो वो लड़ नहीं पा रहे थे, अपना देश वापस ले नहीं पा रहे थे, तो वो एक जगह भूखे गए और उन्होंने आवाज लगाई कि माँ कुछ दे दे। उस माँ ने एक बाजरे का खींचड़ा एक थाली में परोस के दे दिया, और वो उनको पता नहीं था कि वो राव जोधा बैठे हैं। उन्होंने उसमें हाथ डाला, बीचों बीच खींचड़े में इतना गर्म था कि वो माँ अंदर से बोली कि क्या राव जोधा की तरह बीचों बीच में तुम खींचड़े को खाते हो, कोने से खाओ। ये जो एक्सपीरियंशियल विजडम है, उस ज्ञान को लेके उन माँ को ये नहीं पता था कि वो बाहर राव जोधा बैठे हैं। उन राव जोधा को तब ये समझ में आया कि किस तरह से अपने राज्य को वापस लेना है। तो ये ताकत को ये विजडम और एक्सपीरियंशियल जो लर्निंग है, ये कोई भी और नहीं ला सकता, ये तो उम्र के साथ ही आती है। आज हमारे छोटे बच्चों की हमारे परिवारों में जितनी उपेक्षा हो रही है, जिस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, आज मतलब कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। ऐश्वर्या, बहुत अहम बात है, एसेट्स टू कनेक्ट टू ईच अदर। और आपने जो बात कही है, ठीक उन्हीं बातों पे चलते हुए जिन बुजुर्गों ने न्याय का दरवाजा खटखटाया और उन्हें न्याय मिला, या अभी भी वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं उनकी कहानी। फिर सिविल लाइन गई, वहाँ से मेरा मनीषा सक्सेना से ही ये फैसला हुआ। 3 हेयरिंग हुई, 2 हेयरिंग में कुछ नहीं हुआ तो ये गई नहीं, 1 हेयरिंग में ये गई। फिर इसका जब 9 तारीख को फैसला हुआ तो वहाँ से इसने ऑर्डर नहीं दिए, उसके बाद फिर इसने स्टे ऑर्डर ले लिया। स्टे ऑर्डर लेने के बाद अप्रैल में गई। अब मनीषा सक्सेना के ऑफिस से हुआ मेरे हक में फैसला। 2014 में हमने उसको नोटिस दे दिया कि तुम हमारा घर खाली कर दो। लास्ट में हार करके हमने कंप्रोमाइज़ किया, जबकि मेरा अपर हैंड था, इसको मारा था। एमएलसी हुई, हमने उसका सहारा लिया, हमने डीएम के पास पिटीशन डाली, उन्होंने मेरी पिटीशन रिजेक्ट करवा दी। फिर मैंने डिविजनल कमिश्नर एनसीटी दिल्ली गवर्नमेंट के पास अपनी अपील डाली, उसके अंदर आई बंदी केस, और 15 दिन के लिए उनको कहा गया कि 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ दिस ऑर्डर आप मकान 15 दिन में खाली कर दीजिए। उसने मकान खाली नहीं किया और हाई कोर्ट में अपील डाल दी। वहाँ जो टाइम मिला, जब वो निकलने लगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में डाल दिए। एसएलपी डिसमिस हो गई। उस सुप्रीम कोर्ट से उसको 30 अप्रैल तक का टाइम दिया, 30 अप्रैल 2019। उसने अभी तक खाली नहीं किया थी, और उसने अपनी एक अंडरटेकिंग फाइल की हुई है कि मैं सारे ड्यूज़ हैं वो दूंगा, पे करूँगा, और मैं 30/4 को खाली कर दूँगा, अदरवाइज आई विल फेस दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ये उसने दिया, एफिडेविट दिया हुआ है। ना उधर का खाली होगा ना ये खाली होगा। तो अब मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली हुई है। केस अभी फिक्स होना है। अभी हमारे समाज में कहते हैं कि माँ बाप बच्चों को हमेशा सही रास्ते पर लाते हैं। अगर वो भटक गए हैं, आपके साथ ही गलत कर रहे हैं, तो उन्हें सही रास्ते पे लाने की जिम्मेदारी इस उम्र में भी आप ही की है। इस बात को मत भूलिए। एक आपकी आवाज़ और आपका कानून आपके साथ है। आप समाज के लोगों से बात कीजिए, उन्हें अपनी समस्या बताइए। और हम जितने भी आपने बातें कही, कंवलजीत अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीएलएसए की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए। ऐश्वर्या, कानूनी तौर पर क्या अधिकार हैं सभी वरिष्ठ नागरिकों के, वो आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी.आर. गुप्ता जी, आप पहले से ही लड़ रहे हैं वरिष्ठों के अधिकार को लेकर, आगे भी आप उनकी मदद करें, हम यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हर रविवार हम हाजिर होंगे अहम कानूनी मसलों के हल के साथ, ताकि आप कानून और अपने अधिकार के प्रति जागरूक बने। आप हमें ज़रूर मेल कीजिएगा आपका कानून.rstv@gmail.com पर। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए भी आप अपने सुझाव, फीडबैक्स, सवाल, किस तरह के कानूनी मसले पर आप हमारा कार्यक्रम देखना चाहते हैं, हमें बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज वरिष्ठ नागरिकों के लिए और भी संवेदनशील होगा। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किस कदर सीधा सहल साफ है रास्ता देखो, न किसी शाख का साया है न दीवार की टेक, न किसी आंख की आहट न किसी चेहरे का शोर, दूर तक कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। चंद कदमों के निशान हाँ कभी मिलते हैं कहीं, साथ चलते हैं जो कुछ दूर फकत चंद कदम, और फिर टूट के गिर जाते हैं ये कहते हुए अपनी तन्हाई लिए आप चलो तन्हा अकेले।
साथ आए जो यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं।